दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और आयरन का अनुपात क्या है? कैल्शियम और आयरन का अनुपात, कैल्शियम ये वाला और आयरन ये वाला, ठीक है। तो कैल्शियम यानी प्योर डार्क वाला जो है यहाँ पर है ये 40%। पहले क्या पूछा है? कैल्शियम यानी कैल्शियम और आपका आयरन का अनुपात पूछा है, ये ना। तो कैल्शियम 40% और आपका आयरन ये देखिए इस कलर वाला, तो यहाँ पर कितना है? 25%। तो परसेंट से देखिए मैं यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 8 बार में। तो कैल्शियम और आयरन का अनुपात कितना? 5:8:5, जो कि ऑप्शन में नहीं है, कहीं ना कहीं उल्टा लिख दिया है। इसको 8:5 कर लीजिएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कैल्शियम और आयरन का अनुपात। बात समझ रहे हैं? ना कि आयरन और कैल्शियम का अनुपात नहीं पूछा है। तो इसको सीधा कर लीजिएगा 8:5। ओके, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक द्विघातीय समीकरण के दो मूल्य x बराबर इतना प्राप्त है और दूसरा x बराबर इतना है, तो समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है? बस समीकरण को यहाँ पर हल करके दे दिया है। बस इसी दोनों, जैसे यहाँ पर दो टर्म है, इस दोनों टर्म के बराबर में 0 मान लीजिए, जिसमें आपका ये दोनों मान मिल जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ 2x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 1/2, जो कि यहाँ पर दिया हुआ भी है। अगर मैं इतना बराबर 0 मान लूँ, 3x + 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? -2। ये 3 गुना में है तो नीचे में पलट जाएगा, नीचे 3, तो -2/3, तो यहाँ भी मिल गया। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आंकड़ों के 17 प्रेक्षणों का योग इतना है। यदि इनमें आंकड़ों का माध्य इतना है तो x का मान क्या होगा? देखिए योग बराबर क्या होता है? माध्य गुना कुल संख्या, यही ना, कुल संख्या ये होता है। तो योग हमें दिया है इतना 496 + x, माध्य कितना है x, कुल संख्या कितना है 17, कुल संख्या कितना है 17, ये ना। तो 496, ये 17 x हो जाएंगे और ये x माइनस में उधर जाएंगे तो 16x, है ना। 17x में एगो x घट जाएगा तो कितना x? 16x। तो बस 16 से इसको कटाइए, 16 से ये 16 तिया 48, 16 का 16, x का मान कितना आ गया? 31। तो वही तो पूछा है। ओके, तरीके से हल कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। चक्रवृद्धि ब्याज का है। सेम्स ने 4000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए। इन वर्षों के बाद सेम्स को 13-24 रुपये अधिक प्राप्त हुए, तो एन का मान क्या होगा? यानी मेरे पास दो चीज दिया है, मूलधन दिया है 4000 और ये CI दिया है आपका 13-24 और रेट हमें दे दिया है 10%। हमसे एन का मान पूछ रहा है, नहीं कितने वर्ष होगा, ठीक है। तो मैं इसको देखिए सूत्र से नहीं बनाइए, डायरेक्ट इसको अनुपात वाला नियम से बनाइए, आसानी से बनेगा। कैसे? देखिए अनुपात किसका किसका लेना है? मूलधन और अमाउंट का। और अमाउंट क्या होता है, यानी मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस CI। तो आपका मूलधन कितना है? 4000 और CI कितना है? 13-24। तो ये टोटल कितना हो गया? 4, 2, 3,
4 4 1 5 53 24। तो बस यहाँ पर अनुपात लगाइए, जैसे जैसे बोलते हैं उसे करते जाइए, देखिए आसानी से आंसर आएगा। ये 53 24। रेट से अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। देखिए रेट का काम यूज करेंगे, लेकिन कहाँ, उस बात को समझिएगा। यहाँ क्या, इसको कटाइए 4 से, दोनों कट जाएंगे। ये 1012 और ये 4 1 4 बच गया 1, 4 3 12 4 3 12 4 1 4। ये 13 31, ये 10 का हम क्यूब कह सकते हैं और इसको हम 11 का क्यूब कह सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो बस हो गया। यहाँ से यहाँ तक में देखिए मूलधन मेरा 10 है और इस हिसाब से यहाँ पर अमाउंट जो है 11 है। तो 10 से कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है। कितना पर? 10 पर। प्रतिशत के लिए 100। तो यहाँ से इसको हम कटाएं तो क्या 10% निकल कर आया? क्या रेट बिल्कुल 10% है ना? तो इसका मतलब ये जो 10% निकल कर आया, हमने जो इस तरह से किया बिल्कुल सही किया है। जो भी यहाँ पर पावर आया वही आपका समय है। बात समझ रहे हैं? तो ये शॉर्टकट तरीका है थोड़ा करने का। ये भले ही हमको समझाने में टाइम लगा, आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए 20 मीटर भुजा के एक वर्गाकार पार्क में उसके बीच से जाती हुई तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का समांतर 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से मार्ग पर बजरी बिछाने की लागत कितनी आएगी? ठीक है, यानी कुछ कह रहा है कि इस तरह से आपका एक वर्गाकार पार्क है जिसमें कि 2 मीटर चौड़ी दोनों तरफ से रोड बना दिया है। ठीक, तो इस पे हमको बजरी बिछवाना है, इस पे तो कितना खर्च आएगा? और पर मीटर स्क्वायर जो बोल रहा है वह 100 रुपया लगता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर का हमें 100 रुपया ले रहा है। ओके, तो टोटल इसमें कितना खर्च आएगा? तो यहाँ से पहले हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना होगा, है कि नहीं? तो मैं कहता हूँ इसको इस तरह नहीं बनाकर फिगर थोड़ा सा समझिएगा, दोनों का मतलब सेम होगा। हालांकि इस तरह से बनाइएगा थोड़ा सा फंसिएगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप फंसिए नहीं। हमने इस तरह से एक रोड यहाँ बना दिया और यहाँ से एक रोड इधर बना दिया। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से लेकर, मैं पेन को चेंज कर देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है? 20, ये ना टोटल कितना है? 20। और ये चौड़ा जो रोड का बोल रहा है वो कितना बोल रहा है? 2। मेरी बात को समझिए, वर्गाकार है तो इसका मतलब सभी भुजा 20 सेंटीमीटर का होगा, 20 मीटर का होगा, है कि नहीं? तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, तो बाकी बचा कितना? यहाँ से यहाँ तक 18। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और इधर कितना है? ये वाला टोटल 20, ये वाला 20। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक आयत यहाँ बन रहा है और एक आयत यहाँ पर बन रहा है। बस आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि नहीं? बस इस तरह से हम रोड का बना सकते हैं। इस फिगर को हम इसी तरह बना सकते हैं कि नहीं? अगर इस तरह से बनाते तो यहाँ पर एगो वर्ग घटाना पड़ता। मेरी बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार वर्ग काउंट होगा, 2 सेंटीमीटर वाला घटाना पड़ेगा। तो बस इसको निकालिए, आसानी से बनेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस रोड का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो 20 गुना 2, और इस रोड का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो लंबाई 18 और चौड़ाई तो बोल रहा है 2 ही मीटर का बनाना है, इतना। तो ये कितना हो गया आपका? 20 दूनी 40 और 18 चौके 72, ये ना 18 दूनी 36, कहाँ 72 कर रहे हैं? 36। तो टोटल कितना? 76 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल गया। क्या आसानी से नहीं निकला?
इसमें आपको वर्ग का क्षेत्रफल घटाना पड़ता है एक बार, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इतना निकला, और 1 मीटर का स्क्वायर का दाम इतना, तो इतना मीटर स्क्वायर का दाम कितना, तो सीधा 76 गुना 100, तो हो गया 7600। ये आपका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट, बाकी बात आप इसको कैसे करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। एक 10 भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए कई दिन मैंने फार्मूला भी बताया है, n इंटू n माइनस 3/2, बस यही विकर्णों की संख्या का फार्मूला। n मतलब क्या, भुजा, n मतलब क्या, यहाँ पर ये भुजा होगा, तो भुजा कितना 10 भुज, तो 10 यहाँ भी 10 भराएगा, 10 में 3 जाएगा तो 7 अपॉन 2 से कटाइए 5, 5 7 35, ये आपका राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, यदि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर बढ़ती है तो आयतन 988 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो घन की प्रत्येक भुजा की वास्तविक लंबाई क्या है। मैं मान लेता हूँ कि वास्तविक लंबाई जो है x है, x मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो कह रहा है इसके अनुसार चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, x + 4, और घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, तो ये भुजा ये बना इसका क्यूब माइनस ये वाला x का क्यूब, यही ना, और इन दोनों का अंतर जो हमें कह रहा है कि 988 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए क्यूब वाला है, अब यहाँ पर आपको इक्वेशन हल करना होगा, है कि नहीं, त्रिघात समीकरण निकलेगा। तो उससे बचना चाहते हैं तो ऑप्शन का सहारा लीजिए। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर x का मान 8 मान लीजिए कि वास्तविक भुजा 8 थी, तो 8 और 4 कितना 12 का क्यूब माइनस वास्तविक भुजा को 8 माने 8 का क्यूब, इन दोनों का अंतर करके अगर देखें तो क्या 988 पूरेगा। 12 का क्यूब कितना 1728 और 8 का क्यूब 512। क्या इसको घटाएंगे तो क्या इतना पुर जाएगा, बिल्कुल नहीं पुरेगा। 8 में 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा, नहीं पुरेगा तो 8 नहीं होगा। इसका दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 6 को रखते हैं, 6 4 10, 10 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना 1000 और 6 का क्यूब 216। तो यहाँ से घटाएंगे तो लास्ट में 4 बचेगा, ये भी नहीं हो सकता है कि नहीं। यूनिट डिजिट देखते जाइए, है कि नहीं। अब 7 को देखते हैं, 7 का क्यूब 7 4 11, 11 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, 11 का क्यूब कितना 13 31, 7 का क्यूब 343। इन दोनों का डिफरेंट देखिए, 11 में 3 गया 8, हाँ लास्ट में 8 तो आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। तो इसको देख लेते हैं, पूरे हल कर लेते हैं। 12 में 4 गया 8, 12 में 3 गया 9, 988 आ गया। तो इसका मतलब वास्तविक भुजा 7 थी। वास्तविक भुजा यानी x का मान, x को हमने 7 माना तो निकल गया आंसर। तो यही मेरा राइट आंसर है कि नहीं। नेक्स्ट, यदि एक संख्या 4x ये जो भी है 3 से विभाज्य है, जहाँ x का अंक x के ऐसे सभी मानों का योग कितना हो सकता है। ठीक है, 3 से विभाज्य 4x 315। 3 से विभाज्य होने का रूल हमने कहा था कि अगर इसको 3 से कटाना हो पूरी तरह से तो 3 को कटाते जाइए। जैसे यहाँ पर कहता हूँ 3 क्या, ये वाला जो 3 है 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 5 1 6, 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब बच गया 4 और x। हमें 3 का मल्टीपल बनाना है या 3 बनाना है, तो x को कितना माने। अगर मैं कहता हूँ x को 1 मान लूँ तो 4 1 5, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो x को 1 नहीं मान सकते। 2 मान लें x को, तो 4 2 6, 4 2 कितना हो जाएगा 6, क्या 6 3 से कटेंगे कि नहीं, तो कटेंगे। इसका मतलब 2 मान पॉसिबल है। तो 2 तो 1 हो गया,
बोलता है सभी मानों का योग, यानी कुछ और भी मान आ सकता है। अगर यहाँ पर 3 मान लो तो 4 3 7, 7 क्या 3 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। 4 मान लो, 4 4 8, 8 कटेंगे तो फिर भी नहीं कटेंगे। 5 अगर मान लो तो 5 4 9, क्या 3 से 9 में भाग लगेंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल लगेगा। तो 9 में भाग लगेंगे 5 रखने पर। इसका मतलब एक मान 5 भी पॉसिबल है, 5 मैंने रखा। उसके बाद 6 रखेंगे तो 6 4 10, तो 6 रखने पर काम नहीं होगा मेरा, क्योंकि 10 में 3 से भाग नहीं लगता है। 7 रख दो, 7 4 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा। 8 रख दो, 8 4 12, 8 4 12, तो 12 में भाग लग जाएगा। इसका मतलब एक मान 8 भी हो सकता है, एक मान 8 भी पॉसिबल है। और अगर मैं और मान रखना चाहूँ, 1 अंक का होना चाहिए, ये नहीं कि 2 अंक का। अगर मैं 9 रखूँ तो क्या 9 4 13, 13 में 3 से भाग लगेगा? तो आपका जवाब होगा कि नहीं लगेगा। इसका मतलब 9 भी नहीं रख सकते, और 2 अंक का तो रख ही नहीं सकते। जैसे 10 को हम नहीं रख सकते। सिर्फ एक कितना है, एक लौता है ना, तो एक ही अंक का रखना होगा। तो ये 3 मान पॉसिबल है और उनका योग पूछ रहा है। 5 2 7 8 15, ये राइट आंसर है। ओके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग रुके हुए हैं और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हैं लाइक करने के लिए। और हो सके तो पूरा देख लीजिए पहले, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंच सकती है कि नहीं? तो कर लीजिएगा, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। देखिए इसको, 360 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, बहुत लोग सही किए थे और उम्मीद करते हैं कि अभी भी बना पाओगे आप लोग। तो चलिए देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। क्या 360 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो 360 को आप तोड़ने का कोशिश कीजिए। क्या हम इसको 9 गुना 4 गुना 10 के रूप में तोड़ सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल। क्या इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। इस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ। और इस 10 को 5 पर पावर 1 और 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं। तो अब मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था 7200 का पूर्ण गुणनखंड, यानी कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, तो उसका भी आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वर्ग के रूप में कितने संख्या दी? एक यहाँ 3 पर पावर 2, एगो यहाँ दिखा, और ये 5 पर पावर 2 पर पावर 2 एगो यहाँ पर दिखा, तो 2 को दिखा वर्ग संख्या। तो इस तरह का यहाँ पर पावर कितना आया है? 3 पर पावर 2 का पावर कितना आया? 1। तो इस 1 में 1 ऐड कीजिए तो कितना होगा? 2। ये 2 पर पावर 2, यानी 2 पर पावर 2, उस पर पावर कितना है? 1। तो इस 1 में भी 1 ऐड कीजिए तो 2। तो ये 2 दूनी 4, ये आपका 4 गो पूर्ण वर्ग होगा। 360 के गुणनखंड में से जो ये 4 गो गुणनखंड होगा जो पूर्ण वर्ग होगा। बात समझ रहे हैं? सिर्फ वर्ग वाला को उठाना है, ना कि बिना वर्ग। देखिए यहाँ पर पावर कितना है? 1 है। यहाँ पर पावर कितना है? 1। तो 1 वाला कभी पूर्ण वर्ग तो हो नहीं सकता है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसलिए इसको नहीं लेना है। जिस पर पावर 2 है उसी सबको लेना है। मेरी बात को समझ रहे हैं? थोड़ा समझिए, कोशिश कीजिए। तो इसका 4 होगा। जैसे मैं 7200 का कहता हूँ कि 7200 का गुणनखंड कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। तो यहाँ पर देखिए, इस 7200 को हम तोड़ सकते हैं 9 गुना 8 और गुना 10 गुना 10, इतना हम तोड़ सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पर पावर 2। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3। इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? आप इसको किसी तरह भी तोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा।
2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1, यहाँ पर भी 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर 2 है, तो 1 वर्ग हमें यहाँ पर मिल गया है। और यहाँ पर 2 पर पावर कितना है, 3 है, तो 1 पावर को इधर हटा दीजिए ना, तो इस पर 2, इस पर भी 2 हो जाएगा, तो मिल गया। यानी 2 गुना 2 पर पावर 2 वाला कई गो है, यहाँ पे 1 केट है, 3 पर पावर 2 वाला 1 केट है, और 2 पर पावर 2 वाला कई गो है, 2 गो। बाकी बात है 5 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1, तो ये 5 पर पावर 2 बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं। तो 5 पर पावर 2 पर ये 5 पर पावर 2 वाला कई गो, 1 गो। बाकी बात ये वाला 2 बच गया, उसको भाड़ में जाने दीजिए। हमको सिर्फ वर्ग वाला लेना है, क्योंकि पूर्ण वर्ग वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पर 3 पर पावर 2 वाला कई गो, 1 गो, और उसमें 1 ऐड करना है, कितना, 2। सिर्फ पावर को देखना है। अब इस 2 पर पावर 2 वाला कई गो, 2 गो, तो उसमें 1 ऐड करना है, तो 3, 2 में 1 ऐड करेंगे, 3। 5 पर पावर 2 वाला, और इसमें यानी 5 पर पावर 2 वाला जो है 1 गो है, उसमें इस 1 में 1 ऐड करना है, तो 2। तो अब इसको गुना कीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका आंसर 12 गो होगा, जो कि पूर्ण गुणनखंड होगा। हालांकि इसका आप जानना चाहते हैं कि हाँ कौन कौन सा होगा, तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं। जैसे इसका 1 होगा 360 का जो एक गुणनखंड होगा, 1 भी तो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। उसके बाद 9 भी तो पूर्ण वर्ग है। उसके बाद आपका 36 भी पूर्ण वर्ग है, और एक 4 भी तो पूर्ण वर्ग है। तो यही 4 को जो निकलेगा 360 के गुणनखंड में, वह पूर्ण वर्ग निकलेगा। तो इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो भी कहता अगर घन कहता तो मैं घन वाला बना कर निकालता, यहाँ पर पावर 3 करके बनाता घन वाला, बात समझ रहे हैं। अगर वर्ग वाला पूछा है तो वर्ग वाला, और इस पर एक टॉपिक भी बन सकता है इस पूरे सीरीज पर, इस तरह के क्वेश्चंस में। देखिए, निम्नलिखित में से किससे एक आवर्ती दशमलव प्राप्त होगा। आवर्ती दशमलव कहने का मतलब, जिसे इस तरह का संख्या नहीं देखे 3.3333 डॉट 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 और ये इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो इस तरह के संख्या को हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव। तो किसको हल करने पर पॉइंट के बाद चलते रहेगा, तो उसके लिए एक रूल होता है। भिन्न में आपको 2 चीज दिखेगा, अंश और हर। हर में देखिए, नीचे में जो हर में होना चाहिए 3 अगर आ जाए, 7 आ जाए, कटाने पिटाने पर अगर नीचे में 3 बच जाए, 7 बच जाए, फिर आपका 9 बच जाए, 11 बच जाए, 13 बच जाए, ये सब अगर नीचे में रह जाए तो समझिएगा कि वो आवर्ती दशमलव होगा। क्या होगा, आवर्ती दशमलव। तो जो जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा 9/90, इसका मतलब 1/10। 1/10 आने का मतलब क्या, इस 10 को अगर मैं तोड़ूं तो नीचे में क्या, 2 × 5, क्या इसमें 3 या 7 है, 3 7 9 11 13 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये शांत दशमलव है। इसको भी तोड़ो, 9/20 है। नीचे का मैं बात कर रहा हूँ, नीचे में ये सब नहीं बचना चाहिए, गुणनखंड में ये सब नहीं बचना चाहिए। तो मैं कहता हूँ 9, इस 20 को तोड़ दो तो 4 × 5, तो ये दोनों बच रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी शांत है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब अगर मैं 9/70 को तोड़ूं तो नीचे में क्या बचेगा, 7 × 10, नीचे में देखिए 7 बच गया। ऊपर जो भी हो, ये तो कटेगा तो नहीं, लेकिन नीचे में क्या बच गया, 7। नीचे में जैसे ही 7 बचा तो समझ जाइए कि ये आवर्ती दशमलव है। बात समझ रहे हैं। गुणनखंड में ये सब नहीं आना चाहिए कटाने पिटाने के बाद। बात समझ रहे हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि इसका आंसर गलत है या कुछ गलत है,
तो आप उस क्वेश्चन का टाइमलाइन को जो नोट करके हमें, यानी जैसे कि मान लीजिए पूरे वीडियो 1.5 घंटा का 1 घंटा का जो भी हो, तो जैसे 10 मिनट 5 सेकंड चल गया और इस जगह आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में गलती है, तो इस टाइम को मेंशन करके हमें बोलिएगा ताकि हमें समझने में आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम ऐड करते नहीं हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ आप इस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा बताने के लिए कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1.1/4 1.1/4 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। है तो इजी क्वेश्चन है। देखिए विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य किसको, सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 1.1/4 यानी 4 गुनी है। ठीक, तो लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर CP/SP का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर SP ऊपर है और ये गुना में है, तो ये भागा में आ जाएगा CP और ये 5/4। तो अब यहाँ पर अनुपात में ही मान लीजिए कि CP यानी क्रय 4 है और SP 5 है। जब आप खरीदे हो 4 में और बेच रहे हो 5 में, तो आपको फायदा कितना का, 1 का कितना पर आप कुछ भी निकालते हो, लाभ हानि जो भी, तो आप CP पर निकालते हो और CP कितना 4% के लिए 100 से गुना कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये CP/SP आप समझने का कोशिश कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट, एक पंखा 10% की हानि पर जो है 3600 रुपये में बेचा गया, यदि उसे 4200 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता। देखिए अगर मैं CP को 100% मान लूँ, ठीक, तो 10% हानि होने का मतलब 90%, और 90% ये जो सेलिंग प्राइस है SP जो SP1 है वह 90% होगा, क्योंकि हमने 100% माना, CP यानी क्रय मूल्य 100% माना कि उसका क्रय मूल्य जो है 100% है, लेकिन उसने 10% हानि पर बेचा यानी 90% पर बेचा, और 90% पर बेचा जो 3600 रुपया में बेचा है। तो क्या यह हम इस 90% को 100% बना सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अगर 9 से भाग लगा दूं तो ये 10% और ये 9 से भाग लगा दूं तो ये 400, ये ना। तो 10% को 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, और एक 0 चिपका दीजिए ना, इसमें भी एक 0, तो 4000। और CP को हमने 100% माना, 100% का मान कितना 4000, इसका मतलब क्रय मूल्य 4000 है और बाद में बेच रहा है 4200 में, यानी SP2 जो है वह 4200 है। तो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है 200 का फायदा हो रहा है। 4000 में खरीदा है, 4200 में बेच रहा है, तो 200 का फायदा हुआ है किस पर, 4000 पर। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो ये 2 0 खत्म, ये 1 0 खत्म, 20 को 4 से भाग दीजिएगा तो 5% आपका लाभ होगा। क्योंकि देखिए 4000 में खरीदा है, 4200 में बेच रहा है, तो 200 का फायदा हो रहा है, तो लाभ ही तो होगा। नेक्स्ट, जोई और मीनाती के पास मार्बलों की संख्या का अनुपात 5:6 था। जोई है और एक मीनाती है, ठीक, जिसका अनुपात दिया है 5:6। फिर कहता है एक जैकब है और एक मीनाती है जिसके पास मार्बलों की संख्या 5:9 था। एक और व्यक्ति है जैकब, ठीक, जैकब जिसके पास, जो कि बोल रहा है जैकब और मीनाती का अनुपात 5:9 है। हमें चाहिए यहाँ पर मीनाती पहले और जैकब बाद में, तो इसको पलटा दीजिए, 9:6 का कर दीजिए, है कि नहीं। मीनाती का 6 और जैकब, ध्यान से जैकब और मीनाती, जैकब 5 और मीनाती 9, तो ये रेशियो सीधा हो गया। थोड़ा समझिएगा, मैं फास्ट करवाने का कोशिश करता हूँ।
तो जहाँ खाली है उसको भरिए। 6 के आगे में खाली था भर दिए, 9 के आगे में खाली है भर दिए। तो ये हमसे पूछा किसका, जोई और जैकब, यानी इसका और इसका अनुपात पूछा है। तो इसको भाड़ में जाने दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये आपका 5 गुना 9 और ये आपका 6 गुना 5। तो 5 से 5 खत्म, 3 से 3 बार में और 3 से ये 2 बार में। तो जोई और जैकब का अनुपात कितना, 3:2। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हालांकि आप इसे और भी कई तरीके से कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, 4/7 और 7/4 का योग क्या है। कितना इजी सब क्वेश्चन पूछा है। कभी कभी हमको भी डाउट होने लगता है, कहीं यह सब क्वेश्चन भी पूछा है क्या। 4/7 प्लस 7/4। आप लोग हल करके आंसर दे दीजिएगा, इजी है, बनाइए। एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर रहे हैं। तो ट्रेन की गति कितनी थी, ठीक है। तो देखिए, चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म है 120 मीटर का और ट्रेन की लंबाई कुछ ना कुछ तो होगा, मान लेते हैं x, और उसको पार कर रहा है ये 12 सेकंड में। तो यहाँ पर एक चाल ये है, इसी के बराबर में दूसरा प्लेटफॉर्म 165 मीटर और उस ट्रेन खुद की लंबाई भी तो जाएगी, जिसको लग रहा है 15 सेकंड। ये भी चाल ये चाल दोनों इक्वल, क्योंकि ट्रेन एक ही है तो दोनों का चाल इक्वल होगा। तो चाल को चाल से बराबर कर दिए, है कि नहीं। बस इसको कटाइए पिटाइए तो ये ट्रेन की लंबाई निकलेगी, ना कि आंसर। बात समझिएगा, ट्रेन की लंबाई निकलेगी, आंसर नहीं। ठीक, तो यहाँ से हम घटाने का कोशिश करते हैं। 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, ठीक। तो 13 को गुना कर दीजिए, तो 12 पंचे 60, 600 प्लस 5x, 165, 16 चौक 64 और 5 चौक 20। चलिए करते हैं, 5 चौक 20, 16 चौक 64, 2 66, 660 प्लस 4x। तो यहाँ से इधर ये आएगा तो x बचेगा और इधर ये जाएगा तो 60 बचेगा, x बराबर 60 आ गया। यानी ट्रेन की लंबाई हमने x माना था तो ये इतना आ गया था। हमें चाल चाहिए, ट्रेन की गति। अब किसी में भी x का मान पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये सब मीटर में है और हमसे पूछ रहा है किलोमीटर में, देखिए, ठीक। तो हम किसी एक में भी रख देते हैं, तो 120 x के जगह पर हम 60 रख देते हैं, बटे कितना है 12। हल कीजिए इसको, और ये मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, यानी 18/5 से गुना करना है, ठीक है। तो पहले इसको हल कीजिए। देखिए 120 प्लस 60 180 बटे 12 गुना 18/5। तो ये 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 5 से 5 तिया 15, 5 6 30, ये 2 से 24 बार में, तो 24 तिया 72 किलोमीटर बराबर, 72 किलोमीटर बराबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए आप भी कैलकुलेशन कीजिए। देखिए गलती तो हमसे भी हो सकता है, मैं कोई अच्छे टीचरों को देखा है कि गलती होती है, तो मैं किसकी की मूली हूँ, है कि नहीं। 2 भिन्नों का योग 19/20 है, तो उनमें से एक 3/4 है, तो दूसरी भिन्न क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट जो योग दिया उसी में इसको घटा दीजिए, आपका आंसर घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर हम आपको भिन्न का घटा या जोड़ आसानी से बनाने के लिए बताते हैं। नीचे में दोनों जगह सेम कर दीजिए। तो यहाँ 20 है तो इसको भी 20 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 से गुना, तो
5 से ऊपर भी गुना कर दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो नीचे 20 हो गया, तो ये 19 और 5 दिया 15। 19 में 15 गया कितना? 4। 4/20 यानी 1/5। थोड़ा कोशिश कीजिए कि इस तरह से टर्म सबको सीखें अपने से भी। ये देखिए 2 बार हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। हाँ, और एक दोस्त को मैं देख रहा हूँ जो कि अरविंद नाम का है, वह लगभग 3-4 दिन से वीडियो में नहीं आ रहा है। तो पता नहीं क्या उसका मजबूरी है, क्यों नहीं आ रहा है। नहीं तो वो प्रायः आते थे, एक अच्छा सा कमेंट भी करते थे, तो उसका नाम हमें याद हो गया है। तो कहाँ है दोस्त, अपना थोड़ा सा प्रेजेंट याद कीजिए, है कि नहीं। तो चलिए देखिए, एक टैंकर एक टैंकी को 12 घंटे में भर सकता है। आधा टैंकी के भरने के बाद 2 समान टैंकर खोले जाते हैं। टैंक के शेष आधे हिस्से को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको बेसिक से करते जाते हैं, जो है पूछ रहा है। देखिए ऐसे मैं सभी के कमेंट को जवाब देने का कोशिश करता हूँ, और प्रायः मैं शाम 6 बजे सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शाम 6 बजे फील्ड पर जाकर बैठता हूँ और वहीं पर मैं सभी के कमेंट को रीड करता हूँ, फिर मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। तो मैं प्रायः कोशिश करता हूँ कि सभी के कमेंट को रिप्लाई करो। ओके, तो आप लोग का भी जो इच्छा हो, कुछ क्वेरी हो या जो भी हो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया कीजिए। एक टैंकर एक खाली टैंकी को 12 घंटा में भर सकता है। ठीक है, एक टैंकर है और खाली टैंकी को वह 12 घंटा में भर सकता है। आधा टैंकी भरने के बाद समान टैंकर, मान लीजिए कोई टैंकी है, उसकी क्षमता को हम x मान लेते हैं। उसकी क्षमता को, टैंकर की क्षमता को हम x मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से बनाएंगे जो पहले हम लोग करते थे, यानी टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी समय गुना क्षमता। तो टैंकर की क्षमता, जो एक टैंकर एक टैंकी को 12 घंटा में भर सकता है, यानी टैंकर की क्षमता का हमने x माना है। ठीक है, तो कुल काम कितना हो जाएगा। तो हम कहते हैं उसकी क्षमता x है, कुल काम बराबर क्या, समय गुना क्षमता। समय कितना लग रहा है 12, तो ये कुल काम हुआ। ठीक है, आधा टैंकी भरने के बाद, यानी पूरा टैंकी 12x है, तो आधा टैंकी कितना 6x। आधा टैंकी भर दिया हमने, 6x को भर दिया। उसके बाद 2 समान टैंकर खोल दिए, यानी x वाली क्षमता का और 2 खोल दिए। तो इसका मतलब जो अब टैंकर की क्षमता हो जाएगी 2x हो जाएगी। 2x खोले जाते हैं, तो टैंक के शेष आधे हिस्से को भरने में कितना समय, यानी यहाँ पर या ये तो आधा हो गया, अब इधर जो भी काम होगा वो आधा होगा, तो t समय में लगेगा। आधा करने में t समय मान लेते हैं लगेगा। तो यहाँ से 6x और 12x तो घट जाएगा कितना, इधर 6x, इधर 2x इंटू t, तो x से x खत्म, 2 से 3 बार में, तो t बराबर 2 घंटा। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, और क्या कर सकते हैं, ये सब तरीका से आसानी से बनता है। नेक्स्ट, चलिए, ए बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, डायरेक्ट करते जाते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को 10 दिन में कर रहा है। बी और सी उसे 15 दिन में पूरा करता है। बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी और ए उसी काम को 12 दिन में। सी प्लस ए उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य पूरा करने में कितने समय लेंगे, ये है ना। तो इन तीनों का एलसीएम
आपका 60 हो जाएगा और यही होगा आपका टोटल काम। तो इसको भाग दीजिएगा, तो यहाँ से तीनों के क्या ए प्लस बी का क्षमता इधर निकल कर आएगा, बी प्लस सी का यहाँ निकल कर आएगा, यहाँ इधर क्षमता का अनुपात निकल कर आएगा जो भी मानो। तो 60 को अब 10 से भाग दीजिएगा 6, 60 को 15 से भाग दीजिएगा 4, 60 को 12 से भाग दीजिएगा 5। ठीक, तो अब मेरी बात को यहाँ पर गौर से थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम इन सभी को ऐड करें तो क्या बनेगा, 2a, देखिए यहाँ पर एगो ए, यहाँ पर एगो 2a प्लस 2b प्लस 2c। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर तीनों की क्षमता को हम ऐड करें, तीनों क्षमता को, तो 6 4 10 5 15, यानी a प्लस बी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 15। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 15/2, यानी क्षमता तीनों का मिलाकर इतना आ गया। अब हमें काम करवाना है, 60 काम को करवाना है। कितने काम को, 60 काम को। तो समय बराबर यहाँ से क्या बनेगा फार्मूला, काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता या कुल काम जो भी बोलिए, क्षमता, ये ना, ये बनेगा फार्मूला। तो काम कितना करवाना है, 60 काम, किससे, तीनों से, और तीनों की क्षमता कितना है, 15/2। तो 15 नीचे, 2 ऊपर चल जाएंगे, तो 15 चौके 60, 4 दूनी 8, ये आपका 8 राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ओके, नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, इससे आप लोग जुड़ जाइए, और इस पर जो इसका PDF होगा मैं वहाँ पर डाल दिया करता हूँ, वहाँ से आप लोग लोड कर लीजिएगा, और हो सके तो बनाने का कोशिश कीजिएगा, है कि नहीं। तो कुछ PDF मैं सॉल्यूशन के साथ दे देता हूँ, जो रह जाता है, जैसे मान लीजिए मैं इसको अभी सॉल्व करा रहा हूँ, अगर ये कट हो गया तो फिर इसका सॉल्व वाला जो है PDF नहीं रह जाता है, लेकिन अगर रह गया तो मैं उसको ज़रूर देने का कोशिश करता हूँ। हालांकि प्लेन PDF ज़रूर मिलेगा आपको, खाली वाला, तो आप वहाँ से करिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन, चलिए इसमें मैंने सेल चैप्टर से क्वेश्चन लिया है। तो इसमें दोनों टेस्ट सेल, जो कि प्लांट सेल भी होंगे और एनिमल सेल भी होंगे, दोनों से मैंने लिया है। पर्णहरित वर्णक कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में उपस्थित रहता है। पर्णहरित मतलब क्या, पत्ते का हरा वर्णक किस कोशिका के कारण होता है, ये बात पूछ रहा है। तो ये आप सभी को पता है कि हरित लवक के वजह से पत्ता हरा दिखता है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो है स्ट्रक्चर है पादप यानी प्लांट सेल का, यानी कह सकते हैं पादप कोशिका का ये फिगर है। इसमें देखिए पादप कोशिका में क्या क्या होता है। आपका जो जंतु कोशिका होता है उससे ज़्यादा चीज़ पादप कोशिका में होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, लाइसोसोम, जलिका, केंद्रक, गोल्जी बॉडी, प्लाज्मा झिल्ली, हरित लवक, ये तो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाएंगे, है कि नहीं। बाह्य कोशिका यानी बाहरी बाह्य गार्ड जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और राइबोसोम 2 बार हो गया, कोशिका द्रव, और एक चीज और होता है जो कि इसमें नहीं है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये इसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो ये प्लांट सेल में एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, इस बात पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, ये प्लांट सेल में एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। ओके, तो आगे देखिए, एक फिगर मैंने यहाँ भी लगाया है, जो कि ये आपका जंतु कोशिका का है, जिसमें कि आपका सब चीज रहेगा जो आप पादप कोशिका में देखें, वही सारे चीज इसमें भी हैं।
लेकिन इसमें आपको कोशिका भित्ति नजर नहीं आएगा, कोशिका भित्ति नजर नहीं आएगा, क्योंकि पादप जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बाकी बात सारा चीज है इसमें, केंद्रिका है, केंद्रक है, कोशिका झिल्ली है, गुणसूत्र है, उसमें भी होते हैं गुणसूत्र, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होते हैं, केंद्रक द्रव सभी कुछ होते हैं, सिर्फ उसमें एक कोशिका भित्ति एक्स्ट्रा होता है और उसमें कुछ कमी भी होती है, जो कि मैं आगे चर्चा करूंगा क्वेश्चन में। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अधिकांश प्रोकैरियोटिक निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अनुपस्थित होता है? यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा चीज नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक, ये इस बात को आपको समझना होगा कि ये प्रोकैरियोटिक जो कह रहा है ये क्या है, बात समझ रहे हैं? ये किसके कोशिकाओं में को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक? तो ये पादप कोशिका को कहा जाता है, पादप कोशिका को। मेरी बात को समझिएगा। जैसे यूकैरियोटिक कहता तब जंतु कोशिका, यू मतलब क्या, हम आप तुम, है कि नहीं, तो वह जंतु कोशिका। यहाँ प्रोकैरियोटिक कह रहा है, प्रोकैरियोटिक में कहता है कौन, अधिकांश मतलब सभी में नहीं, कुछ में नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में। तो राइबोसोम तो होते हैं, कोशिका भित्ति होते हैं, कोशिका द्रव भी होते हैं, लेकिन सभी जितने भी मतलब कि पादप कोशिका सभी में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, है कि नहीं। जैसे आप एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सब के बारे में पढ़े होंगे, तो वहाँ आपको डिटेल से ये सब मिलेगा। तो बड़ा कोशिश कीजिएगा प्लांट सेल पढ़ने के बारे में, बहुत जटिल है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरोबिट में विघटन कहाँ होता है? ग्लूकोज का पायरोबिट में ऊर्जा उत्पादन जो होता है, तो उसका ग्लूकोज का पायरोबिट में टूटना कहाँ पर होता है? वो कोशिका द्रव में होता है, जो कि आपका 10th के एनसीईआरटी में दिया गया है, देखिएगा जाकर। डैश को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी जहां पर ऊर्जा यानी कहने का मतलब एनर्जी बनती है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस। ऊर्जा गृह मतलब पावर हाउस, ये किसको कहा जाता है? यानी कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। देखिए नेक्स्ट, यहाँ से रिवाइज भी हो सकता है कि नहीं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? यानी आत्महत्या की थैली, कोशिका में जो जितनी भी अंगक होते हैं उनमें से एक आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो वो आपको पता होगा कि लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली, क्योंकि यही वो प्राणी है जो मरे हुए कोशिकाओं को नष्ट करता है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मानव गाल की कोशिका की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड का मुख्य अंतर क्या है? तो सीधा सीधा यहाँ कह रहा है कि जंतु कोशिका, मानव की गाल मतलब क्या? जंतु, हम आप जितने भी जीव हैं वह सारे के सारे क्या हैं? जंतु ही तो हैं, एनिमल ही तो है कि नहीं। तो मानव गाल कहने का मतलब क्या? जंतु कोशिका के बारे में बात कर रहा है। और प्याज की छिलका कहने का मतलब क्या? ये प्लांट सेल के बारे में बात कर रहा है, यानी पादप कोशिका के बारे में बात कर रहा है। तो क्या अंतर है? मैंने कहा था कि आप कोशिका भित्ति पर जोर डालिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है मानव गाल की कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, यानी मानव की गाल में कोशिका भित्ति होगा, यानी जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होगा? नहीं, ये गलत है। गाल की कोशिका में लवक फ्लैस्टिड की उपस्थित होती है, यानी लवक पाया जाता है कि मनुष्य के कोशिका में, यानी जंतु कोशिका में नहीं, ये पादप में पाए जाते हैं। लवक जो है हरित लवक और भी लगभग 3 टाइप के लवक होते हैं, जो कि वह आपको जंतु पादप कोशिका में देखने मिलेगा, जंतु कोशिका में नहीं। तो गाल की कोशिका नहीं मतलब जंतु की कोशिका पूछ रही है, तो ये नहीं होगा। प्याज के छिलके की कोशिका में सूत्रकणिका की उपस्थिति होती है,
इस बात की तो हमें गारंटी नहीं है सूत्रकोना की कणिका की उपस्थिति होती है, लेकिन इस बात को हम जरूर जानते हैं, प्याज के छिलके की कोशिका में कोशिका भित्ति की उपस्थिति जरूर होगी, क्योंकि ये पादप सेल है, पादप कोशिका है। प्याज की छिलका जो है ये पादप कोशिका, ये उसमें कोशिका भित्ति जरूर होंगे। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, जो कि दोनों को अंतर करता है। नेक्स्ट देखिए, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? तो अभी आपने पढ़ा कि ऊर्जा उत्पादन का काम करता है, पावर हाउस जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। केंद्रक का काम क्या है? सेल की गतिविधि को विनिमय करना, यानी सेल की जो भी क्रिया है उस पर नियंत्रण करना, वह केंद्रक का काम होता है। और लाइसोसोम का काम क्या है? एक कोशिका का पाचन तंत्र। ये एक पाचन तंत्र है कोशिका का। पाचन तंत्र मतलब कि अगर जो कोशिका नष्ट हो गया उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। तो चलिए मिलाते हैं। 1 का 4, 1 का 4 इसमें नहीं है, खत्म। 1 का 4 इसमें भी नहीं है, 1 का 4 इसमें भी नहीं है, यहाँ है। देखिए इस सब क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान होता है। इसमें अगर आपको 1 2 भी पता है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से मार लीजिएगा, आसानी से जो है सही कर लीजिएगा। चलिए इसको देखिए। कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त झिल्ली होने के कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती। इस झिल्ली को क्या कहा जाता है? इस झिल्ली को भाई कोशिका भित्ति ही कहा जाता है उस झिल्ली को, जो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं से अलग करता है। क्या? कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग ER जैसी मोटी वाली एक अच्छानंद झिल्लीदार थैली है? ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए आपने जो राइबोसोम पढ़ा होगा, राइबोसोम आपको 2 तरह के मिले होंगे, एक ER, एक आपको RER। ये 2 तरह के मिले होंगे। एक आपको जो ER है इस यानी SER, जहाँ कहीं कहीं SER लिखा रहता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह के आपको राइबोसोम दिखेंगे। तो इन दोनों का अलग अलग काम होता है। तो जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को विशेष रूप से अस्थायी प्रोटीन को संसाधित करने और संकुलन में सहायता करता है। ये दोनों का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। क्या काम है? प्रोटीन बनाना। लेकिन इस प्रोटीन बनाए हुए प्रोटीन को पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो आपने गोल्जी उपकरण का नाम सुना होगा, जिसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी काय भी कहते हैं। ये काम करता है कि प्रोटीन को यानी संकुलन में सहायता मतलब कि और दूसरे जगह तक पहुंचाना, एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कौन करता है? गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी। ओके, नेक्स्ट। तो ये टोटल 10 आपका बायोलॉजी से क्वेश्चंस थे और 20 मैथ के क्वेश्चंस मैंने कराए। तो टोटल 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में कराए। आपको ज़रूर है कि कुछ ना कुछ सीखने तो मिले होंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी कोशिश करूं कि हाँ और अच्छे से वीडियो बनाया जाए। हालांकि अभी हमें उतनी आइडिया नहीं है एडिटिंग करने की, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डालने की उतनी कोई आइडिया वगैरह नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ। लेकिन मैं अकेला हूँ दोस्त, और अकेला मैं कितना कुछ क्या कर सकता हूँ, है कि नहीं? जितना हमसे हो पाता है उतना मैं करने का कोशिश करता हूँ।
बाकी बाद आपकी इस पर क्या राय है, आप अपना कीमती कमेंट जो है फीडबैक यानी अपना कीमती बात कमेंट में दे सकते हैं। तो बाकी बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।